नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की वन एवं वनस्पति संपदा और वन्य जीव के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर जितना भी वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट से संबंधित चीज़ें हैं उनको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये एक तथ्यात्मक टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन इनमें से कोई जो है बहुत ही टफ क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल टू दी पॉइंट कुछ फैक्ट्स हैं जिनके अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इन तथ्यों को इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मुझे विश्वास है अगर आप इस वीडियो को 2 बार और देख लेंगे तो आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ये अपने आप ही तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि चूंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है और इसलिए हमारी संस्था ने एक वीडियो टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। इस वीडियो टेस्ट सीरीज में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे सिलेबस का 3 बार में रिवीजन कराया जाएगा और इस 3 बार के रिवीजन में आपको डेली टारगेट्स भी दिए जाएंगे, सॉल्व पीडीएफ भी दी जाएगी, अनसॉल्व पीडीएफ भी दी जाएगी और 4000 प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, जिससे आपको कहीं भी किसी पीडीएफ को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप से दिए जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिकोड एग्ज़ाम के ऐप, जो हमारा नया ऐप है, उसका लिंक दिया हुआ है। आप उसको जो है इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से और उसमें लॉगिन करके आप हमारे इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको 15 फुल टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि 4000 प्रश्न पहले हम विषयवार, टॉपिक वार हल कराएंगे आपको, फिर 3000 प्रश्न लगभग यानी 15 फुल टेस्ट आपको अंत में दिए जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले सब आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप अच्छी तरह से रिवाइज भी कर सकें और प्रैक्टिस भी कर सकें। क्योंकि समीक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा में जहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि बहुत टफ कंपटीशन है और टफ कंपटीशन में वही टिक पाएगा जो प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल करने की टेक्निक जानता होगा। और इसके लिए आपको ज़रूरत है एक अच्छे टेस्ट सीरीज की। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी पर भी वीडियो टेस्ट लिखकर भेज दीजिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश वन्य संपदा और वन्य जीवन। तो उत्तर प्रदेश वन संपदा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश अब अगर देखा जाए तो वन्य संपदा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो है रिच या समृद्ध राज्य नहीं है। जब उत्तराखंड इसमें मिला हुआ करता था, जो पहाड़ी राज्य था हमारे इस प्रदेश का, अब वो अलग हो चुका है। तब उत्तर प्रदेश जो है देश में वन्य संपदा के मामले में अग्रणी स्थान रखता था। लेकिन आज जो है जब उत्तराखंड अलग हो चुका है तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा वन्य संपदा नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जितनी भी वन्य संपदा और वन्यजीव संपदा है वो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रही है और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयास भी कर रही है। तो कुछ फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। तो ये पहला फैक्ट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे पहले ये स्थापना हुई थी 1956 में, इसलिए आपको इसको याद रखना है अच्छे से और इससे आपका क्वेश्चन जो है गलत ना होने पाए। अब ये जो वन्यजीव परिरक्षण संगठन है, इसका कार्य क्या है? वन्यजीवों की सुरक्षा है, आधुनिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिकीकरण, सघन वन्यजीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना है। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वन्य क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा वन्य जीव परिरक्षण संगठन के नियंत्रण में आता है। और इसमें अगर देखा जाए किन मुख्य जंतुओं का, तो उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, रीछ, हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, खरगोश, गीदड़, लोमड़ी आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षी जो हैं जैसे कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, तोता, मैना, बुलबुल, कठफोड़वा आदि पक्षी भी पाए जाते हैं। क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा उत्तर प्रदेश का
राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रौंच है। और सारस क्या है? इस समय संकटग्रस्त की श्रेणी में आ चुका है, यानी क्या है? एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का अगर हम प्रतीक चिन्ह देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये तो हमारा सारस हो गया, ये बारहसिंगा हो गया राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का अगर हम प्रतीक चिन्ह देखते हैं तो इसमें हमको मछली दिखाई देती है। तो मछली, तीर धनुष के साथ मछली की भी आकृति है, जो यहाँ की जो है जैव संपदा का द्योतक भी है। हालांकि उसका जो है अलग भी महत्व है, लेकिन जब हम इस संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम उसको जो है जैव संपदा का द्योतक भी मान सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं हिल्सा, मत्स्य, तेगन, सौल, पड़हीन, वित्तल, रसेला, कतला, रोहू, मृगाल, मांगुर, काबी, क्यूचिपा, सिंघी, ईल, ट्राउट। ये सब रटने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी भी पढ़ते हैं जो हमको सामान्य जानकारी के लिए पता होनी चाहिए। अगर हम जलीय जीव जंतुओं की बात करें तो जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है हमारे देश का, जो अभी हाल ही में घोषित हुआ था, कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। तो गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इसको स्विस भी कहा जाता है। ये देख सकते हैं आप चित्र से। इसके अलावा ये अभी कई जगहों से और भी रिपोर्ट की गई है, लेकिन मुख्य रूप से शुरुआती या ज़्यादा जो बहुतायत में है वो मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में गंगा नदी के में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में अगर हाथी के बारे में बात करें तो हाथी कहाँ पाए जाते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश का ऊपरी तराई एरिया है, जिसमें जो है शिवालिक का जो गिरिपाद क्षेत्र है, जो उसका निचला क्षेत्र है, यानी उत्तराखंड से लगा हुआ जो रीजन है, उसमें उत्तर प्रदेश में हाथी पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के ऊपर जिम कार्बेट है जो उत्तराखंड में, तो उसका जो निचला एरिया है उसको मान सकते हैं, या नेपाल से लगी हुई जो सीमाएं हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें भी जो है इसको हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, जैसे पूरे देश में चल रहा है। तो उसके तहत जो है उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई थी। और प्रदेश में चिंकारा जो है, ये पूछा जा चुका है शायद, चिंकारा विंध्य के जंगलों में पाया जाता है। तो विंध्य आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश से ऊपर वाली सीमा जो सोनभद्र, मिर्जापुर और इधर वाले जो है पूरे रेंज में पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है जंगलों में चिंकारा पाए जाते हैं। अब आपने चंबल विहार का नाम सुना होगा, चंबल वन्यजीव विहार। तो चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा, औरैया आदि में जो है विस्तृत है। इसमें घड़ियाल, डॉल्फिन, मछली आदि जो है प्रमुखता से मिलते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चंदौली चूंकि यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा डेंस जंगल का एरिया है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, इसमें सांभर, तेंदुआ आदि मिलते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में शेर और गैंडा, ये प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। अभी हाल ही में इनके परिरक्षण का कार्य चल रहा है, दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व और बाकी उससे संबद्ध जो है, लेकिन कुल मिलाकर ये संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गए। इसके साथ में गिद्ध, जिसको हम वल्चर भी कहते हैं, गिद्ध भी जो है उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गए हैं। गिद्ध के विलोपन के बारे में या संकटग्रस्त के बारे में कई बार साइंस के तहत भी क्वेश्चन पूछा गया है। डाइक्लोफेनिक जैसी जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, वो जब कोई जानवर या किसी मनुष्य को दी जाती है और गिद्ध जो है उनका मांस खाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा बायोमैग्निफिकेशन की क्षमता होती है। जब गिद्ध के शरीर में हो जाता है तो वो और ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाता है डाइक्लोफेनिक, और उसके कारण क्या होता है, गिद्ध मर जाते हैं। तो गिद्धों की विलुप्ति का एक ये प्रमुख कारण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में के राजधानी लखनऊ में एक वन क्षेत्र पाया जाता है जिसको कुकरैल वन क्षेत्र कहते हैं। कुकरैल वन क्षेत्र में क्या है, अभी तो यहाँ पर जो है मेन घड़ियाल का प्रजनन केंद्र है और बाकी कुछ संकटग्रस्त प्रजातियों की जो है, जो लुप्त प्रजातियां हैं उनके प्रजनन केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में ये भी घोषणा की गई है कि कुकरैल को देश का पहला नाइट सफारी पार्क बनाया जाएगा, जहां रात में जो है लोग सफारी कर सकेंगे। और वहां पर एक बड़े चिड़ियाघर की भी स्थापना की योजनाएं चल रही, काफ़ी बड़ा एरिया है।
वहीं से उसके बीच से कुकरैल नदी भी बहती है। कुकरैल नदी गोमती की एक सहायक नदी है जो लखनऊ में ही ओरिजिन होती है और लखनऊ में ही गोमती में मिल जाती है। तो ये कुछ उसके बारे में फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। और कुकरैल वन में जो है 84-85 से ये जो संरक्षण का कार्य चल रहा है विलुप्त प्रजातियों के, ये चल रहा है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजनन केंद्र की स्थापना इसमें कब की गई थी। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्क या एकमात्र नेशनल पार्क की हम बात कर लें। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क जिसको हम कहते हैं। तो दुधवा जो है मुख्यतः लखीमपुर खीरी में आता है, बाकी ये आसपास के जनपदों में भी विस्तृत है। ये एकमात्र जो है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी पीलीभीत के लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर में विस्तृत है। और 1968 में इसकी स्थापना एक पशु विहार के रूप में की गई थी। तो स्थापना आपसे पूछी जा सकती है, आपको बताना होगा कि 1968 में इसकी स्थापना एक पशु विहार के रूप में की गई थी और 1977 में इसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद होने चाहिए। दुधवा नेशनल पार्क से जुड़ा अगला फैक्ट है कि दुधवा नेशनल पार्क को 1987-88 में बाघ परियोजना यानी जो प्रोजेक्ट टाइगर देश में शुरू हुआ था उसमें शामिल कर लिया गया। अब इसकी सीमाओं की अगर हम बात कर लें तो दुधवा नेशनल पार्क की जो उत्तरी सीमा है वो मोहन नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा पर एक सुहेली नदी बहती है। बहुत ज़्यादा ये प्रचलित नदियाँ नहीं हैं, हो सकता है आपने नाम भी ना सुना हो, लेकिन छोटी नदियाँ हैं तो थोड़ा सा याद रहे तो अच्छी बात है। और इस पार्क में अगर मुख्य रूप से बात करें तो चीतल, बाघ, गैंडा, बारहसिंगा, हाथी, भालू, पांडा, अजगर, सांबर, मगर आदि जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवों के बारहसिंगा की दुर्लभ प्रजाति सेस्वन, डुआलसी तथा डिस्पिड हेयर और चरज जैसे दुर्लभ जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जिनके यहाँ पर संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में बाहरी पर्यटकों के लिए और उत्तर प्रदेश के पर्यटकों के लिए अच्छा घूमने का स्थान है, एक पर्यटन केंद्र है। अगर आपको जंगल के बीच जो है एक अलग तरह का वातावरण महसूस करना है तो दुधवा नेशनल पार्क कम से कम एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद जो है कालांतर में क्या हुआ, किशनपुर वन्यजीव विहार, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, दुधवा से संबद्ध करके इसको पूरा एक दुधवा टाइगर रिजर्व नाम दिया गया। अब दुधवा टाइगर रिजर्व का ये पूरा एरिया अगर देखें हम तो कोर एरिया 1093 स्क्वायर किलोमीटर है, बफर एरिया 1107 लगभग मैं बात कर रहा हूँ। कोर एरिया क्या कहते हैं, कोर एरिया वो एरिया होता है जो मध्य में होता है और जो मुख्यतः जंगली जानवर होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ पूरा होता है वो मेनली यहीं पर निवास करता है। और बफर एरिया वो होता है जो जंगल का ही क्षेत्र होता है और जहाँ तक इन जानवरों के बाहर जाने की संभावना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई शेर है तो वो कोर एरिया में ही रहेगा, वो निकल के बफर एरिया में भी आ जाता है। बफर एरिया क्या होता है, ये इसमें आबादी भी होती है, मानव आबादी भी होती है। तो यहाँ पर वन्य जीव मानव संघर्ष भी देखने को मिलता है जिसके लिए भी हाल ही में कई सारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। तो ये कोर एरिया और बफर एरिया का जो है मतलब है। और बफर कोर एरिया में शिकार या आवागमन या घर बनाना और इस तरह की सारी गतिविधियां जो है स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड होती हैं, लेकिन कोर एरिया में कुछ शर्तों के साथ में आप निवास कर सकते हैं, स्थायी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उसकी पूरी एक नियमावली है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे कहा जाए कि दुधवा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है दुधवा का, वो 2201.75 स्क्वायर किलोमीटर की आज की डेट में एरिया में है, जिसमें दुधवा है, किशनपुर है, करतनिया घाट है, उत्तरी खीरी है, दक्षिणी खीरी है और शाहजहांपुर का भी कुछ एरिया इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हम प्राणी उद्यान की बात करते हैं जिसको हम लोग जू के नाम से जानते हैं और विशुद्ध बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे चिड़ियाघर कितने हैं, तो पहले 2 ही हुआ करते थे, अब ये बढ़कर 3 हो गए हैं। तो ये 3 या कितने हैं, किस तरह से हम इसको याद करेंगे, तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, लखनऊ का
जो लखनऊ में चिड़ियाघर है उसको हम नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं, पूरा नाम है। बाकी चिड़ियाघर लखनऊ उसको सामान्य रूप से कहते हैं। दूसरा कानपुर प्राणी उद्यान है जिसको कानपुर जू कहते हैं, और ये इसका जो पुराना नाम है या मौलिक नाम है वो एलन फॉरेस्ट जू है। तीसरा अभी हाल ही में बना है इसी सरकार के कार्यकाल में, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर, ये गोरखपुर में बनाया गया है। और ये जो तीनों ही चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के हैं इनकी देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर विकास प्राधिकरण करता है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से कुछ डेटा देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वन जीव विहार, पक्षी विहार इत्यादि की हम चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लखीमपुर खीरी में है। मुख्य जीव आगे दिए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुख्यतः क्या पूछे जाते हैं कि कौन सा वन्य जीव विहार या कौन सा जो है अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो मेन स्थिति की ही बात होती है। उसके बाद हम टाइगर रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो अभी अपडेशन हुआ है इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 4 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। एक दुधवा नेशनल पार्क है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये भी, और इसके बाद जो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये कहाँ आता है, ये बिजनौर में आता है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, जो सबसे रिसेंट वाला है, वो कहाँ पर है, ये चित्रकूट में है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखने चाहिए। इनमें से स्थापना अगर देखें तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 2014 में हुई थी, अमानगढ़ में 2015 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट्स को लेते हैं। वन्य जीव विहार, क्योंकि इनके नाम से पूछ लिया जाता है, सुमेलन में आ जाता है, तो जल्दी अब इसमें हमको स्थापना वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए चंबल वन्य जीव विहार कहाँ है, तो आप कह सकते हैं इटावा आगरा में है। करतनिया घाट वन्य जीव विहार ये बहराइच जिले में पड़ता है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये बांदा में पड़ता है यहाँ, और ये बांदा चित्रकूट दोनों में ही है। यहाँ रानीपुर वन्य मेन जो टाइगर रिजर्व है वो चित्रकूट में आता है। तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। अब यहाँ पर इसका साइज भी दिया, देखेंगे आप जो है, तो ये सबसे छोटा है, 5 स्क्वायर किलोमीटर में ये है। इसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 78 स्क्वायर किलोमीटर में है, ये चंदौली में आता है। किशनपुर लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर में है। इसके बाद आता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, तो ये किसी एक जिले में नहीं, इसको बहुत बड़ा है ये। तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बिजनौर और जेपी नगर में ये सम्मिलित रूप से आता है। फिर सुहागी बरवा ये कहाँ पर है, महाराजगंज में है। सोहेलवा कई बार पूछा जा चुका है, गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती जिलों में पड़ता है। कछुआ वन्य जीव विहार ये स्पेशली कछुओं के लिए ही संरक्षण के लिए बनाया गया है, ये वाराणसी में है। फिर नवाबगंज पक्षी विहार जिसको आज हम जो है चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वन्य जीव विहार के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, ये उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। लाख बहोसी कन्नौज में है। सांडी पक्षी विहार पूछा जा चुका है, हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, 1990 में ये बना था। ओखला पक्षी विहार, तो ओखला नाम से ही आपको याद आ जाएगा नोएडा, तो गौतम बुद्ध नगर में है। समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा ये कहाँ पर है, गोंडा में है। विजय सागर महोबा में है। इसके बाद पटना पक्षी विहार, अब इसका क्षेत्रफल देखिए बहुत कम है, इससे भी छोटा भी है वैसे, ये एटा में है। और अलीगढ़ वाला जो है 0.4 यानी 400 स्क्वायर मीटर में है। फिर सूर सरोवर कहाँ पर है, आगरा और इटावा दोनों में है। सुरहा ताल जिसका पूरा नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, कहाँ पर, बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में है। सेखा झील कहाँ पर है, ये अलीगढ़ में है। तो इस तरह से हमने कुछ पक्षी विहार इत्यादि देखे। अब कुछ फैक्ट इस तरह से आते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पक्षी विहार क्या है, कौन सा है, तो सेखा अभी हमने देखा था, सेखा पक्षी विहार जिसका हमने कहा था कितना एरिया है, 0.4 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़ में, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा पक्षी विहार आपसे पूछा जाए
तो लाख बहोसी जो कन्नौज में है। इसके अलावा सबसे पुराना पक्षी विहार आपसे पूछा जाता है तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार नवाबगंज जुन्नाव में जो है। उसके अलावा सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो हमने देखा था हस्तिनापुर, करीब 6 जिलों में फैला हुआ है, तो ये हस्तिनापुर मेरठ में है। इसके बाद सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो ललितपुर में है। सबसे पुराना वन्यजीव विहार तो चंद्रप्रभा वाला जो अभी हमने देखा था चंदौली में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह के भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इसको हमने देख लिया। अब कुछ संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में पटना वन्यजीव विहार जो कहाँ पर है, पटना वन्यजीव विहार एटा में है, इसको अभयारण्य बना दिया गया है। अब जितने भी पक्षी विहार हैं धीरे धीरे सरकार उनका एरिया मतलब बड़ा करने के लिए और उनकी दृष्टि को मतलब उनकी जो महत्व है उसको और बढ़ाने के लिए उनको अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर रही है, और यहाँ से सिफारिश जाती है और केंद्र सरकार से उसकी परमिशन आती है। फिर मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र बना है, जिसके लिए एक योजना चलाई जा रही है, घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। और इसमें जो है मुख्यतः जो है अगर आप देखेंगे तो लखनऊ में जो हम लोगों ने बात की थी कुकरैल वन जो है, इसमें भी ये योजना चल रही है। गंगा नदी के प्रदूषण के निवारण के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित कुछ पुनर्वास योजना चल रही है। कछुआ पुनर्वास योजना आपने देखा था, कछुआ जो है कछुओं का भी एक जो है पूरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर है, कहाँ पर है वो, वाराणसी में है। फिर तितलियों की उपयोगिता के लिए भी हाल ही में लखनऊ और कानपुर के जो जू हैं चिड़ियाघर हैं उनमें तितली पार्क बनाए गए हैं, जिससे तितलियों की संख्या में वृद्धि की जा सके। और साथ में जो है क्योंकि आप देखते होंगे पहले आपको तितलियां आपके घर में भी दिखती होंगी, आपके अगर पेड़ पौधे फूल के होंगे तो दिखती होंगी, और आज आप ध्यान से देखिए आपको तितलियां दिखना बंद हो गई हैं। तो ये सब क्या है, प्रदूषण और बाकी जो है जो पेड़ पौधों के कटने और उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सभी जीव धीरे धीरे कम हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इसी तरह से गौरैया पहले हर घर में दिखती थी, आज की डेट में गौरैया देखना एक जो है बहुत दुर्लभ काम हो गया है, बहुत कम जगह दिखती हैं। तो ये सब जो है संरक्षण की योजनाएं चल रही हैं। पक्षियों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश में दिसंबर माह के पहले सप्ताह में बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये बर्ड फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है हमारा, उसको संरक्षण करने के लिए वृंदावन में एक मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और इसके अलावा काले हिरण के संरक्षण के लिए प्रदेश में अलीगढ़ का गभाना क्षेत्र और प्रयागराज का कोरांव क्षेत्र ये गैर वनीय संरक्षण क्षेत्र है। मतलब ये यहाँ पर वन तो नहीं है लेकिन फिर भी जो है काले हिरण के ये संरक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित हैं। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। राज्य में गैर वन क्षेत्र के लिहाज से सर्वाधिक काले हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं, गभाना क्षेत्र। ये गभाना क्षेत्र याद रखिएगा कहाँ का है, अलीगढ़ का है। ऐसे ही फैक्ट कुछ मिसलेनियस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि गभाना क्षेत्र जो अलीगढ़ में यहाँ किसका संरक्षण किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि काले हिरण का संरक्षण किया जाता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल 2037 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो अभी हमने इनको पढ़ा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको इंडिविजुअली थोड़ा सा रिकॉल करने की हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा एक लॉयन सफारी पार्क बनाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है वो, तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई का है वो, जहाँ के माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में देश में पहचाने जाते हैं, तो वहीं पर है। और इसको जो कॉपी किया गया था या इसकी जो प्रेरणा ली गई थी वो इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क से इसकी प्रेरणा ली गई थी। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है
और इसका अब नाम जो क्या है, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है। फिर सांडी वन्यजीव विहार, अभी हमने बात की थी कि ये हरदोई में है। नवाबगंज पक्षी विहार की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1984 में हुई थी, और इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर है। कभी आप जो है कानपुर से लखनऊ की तरफ आ रहे हो तो बिल्कुल रोड में ऑन रोड मिलता है, आप समय निकाल के इसको विजिट भी कर सकते हैं, अच्छी जगह है। फिर अभी एक नया डेवलपमेंट हुआ है, एक सरकार ने निर्णय लिया है, जो करतनिया घाट है जो मुख्य रूप से जो है बहराइच वाले एरिया में पड़ता है, और सुहागी बरवा, इनको गैंडों के पुनर्वास के केंद्र के रूप में बनाया जाएगा। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में गैंडा परियोजना पहले से चली रही है सफलतापूर्वक। तो बहराइच का जो करतनिया घाट है और महाराजगंज का जो सुहागी बरवा है, दोनों ध्यान रखिएगा, इनका जगह याद रखिएगा, अभी हमने पीछे बात की थी। तो करतनिया घाट मुख्य बहराइच में है, सुहागी बरवा जो है ये कहाँ पर है, महाराजगंज में। यहाँ पर गैंडा पुनर्वास केंद्र की स्थापना करने की चल रही है कि यहाँ पर गैंडे को संरक्षित किया जा सकता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो दुधवा नेशनल पार्क में गैंडा संरक्षण के लिए योजना चल रही है टाइगर रिजर्व में दुधवा के, वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो 1984 में गैंडा पुनर्वास कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं, 10 हैं। देखिए ये करंट अफेयर्स है और ये वेरिएबल है, हो सकता है मैं आज बोल रहा हूँ, कल 2 और बढ़ जाएं, परसों 2 और बढ़ जाएं। तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे अपना विवेक जरूर इस्तेमाल करिएगा, एक बार जो है गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि प्रेजेंटली उस समय कितने हैं। आज की डेट में 10 हैं, और ये 10 कहाँ पर हैं, इनकी लोकेलिटी यानी इनकी जो है पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहले नवाबगंज पक्षी विहार, अभी हम लोगों ने पढ़ा उन्नाव में है, इसको वेटलैंड घोषित कर दिया गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट के रूप में। पार्वती अरगा या पार्वती अरंगा गोंडा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है, सब हम लोगों ने पढ़ा है। समसपुर वन्यजीव विहार या पक्षी विहार जो है कहाँ पर है, रायबरेली में है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सरसई नावर झील, ये एक झील है, उसके आसपास आर्द्रभूमि है, तो ये इटावा में है। ऊपरी गंगा नहर जो ब्रज घाट से नरौरा तक है, जो मतलब अगर देखेंगे तो बिजनौर और बुलंदशहर के बीच में। उसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार, जिसको कीटम, जिसका पुराना नाम कीटम झील है, ये कहाँ पर है, ये आगरा में है। इसके बाद हम बात करते हैं हैदरपुर वेटलैंड की, बिजनौर में ही रिसेंट वाले हैं। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये बिजनौर जिले में है, ये तो आपको याद रखना ही है। इसके बारे में कुछ और विशेषताएं हैं। हैदरपुर वेटलैंड गंगा और सोलानी नदी के बीच मुजफ्फरनगर बिजनौर की सीमा पर 6,908 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत ही आता है, उसी का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं, बखीरा वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, ये संत कबीर नगर में है। तो ये आज की डेट में जो 10 वन्यजीव विहार हैं उनकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में अब हम बात करते हैं वन और वनस्पतियों की। तो उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड के गठन के पूर्व प्रदेश में प्राकृतिक वनस्पतियों की स्थिति से बहुत ज़्यादा एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। लेकिन जब आज की डेट में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो जो रीसेंट रिपोर्ट उपलब्ध है इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में मात्र 6.15% पर ही वनावरण है। वनावरण और वृक्षावरण अलग होता है, ये वनावरण की बात हो रही है 6.15% की। अब आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राज्य में वन नीति पहली कब आई थी? तो राज्य में जो वन नीति थी वो 26 दिसंबर 1998 को आई थी, जिसको उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी कहा गया था। और इसका लक्ष्य भी कई बार पूछा जा चुका है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश की जो 33% भूभाग है संपूर्ण क्षेत्रफल का, उस पर वन आच्छादन होना चाहिए। तो अभी देख लीजिए हम लक्ष्य से कितना पीछे हैं। अभी हम 6.15% पे हैं और हमको लक्ष्य कहाँ तक जाना है, 3.33%। एक्चुअल में ये राष्ट्रीय मानक हैं। किसी भी जगह को अगर हम मतलब नेचुरली अगर हम समृद्ध घोषित करें तो
कई सारे राज्य हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश की अगर हम पहली वन नीति की बात करें, ये पहली वन नीति नहीं है, इसमें जो है मतलब एक संकल्प लिया गया था, लक्ष्य लिया गया था 33.33% वाला। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति जो थी वो 1952 में और दूसरी वन नीति 1988 में घोषित की गई थी। और राज्य सरकार द्वारा भारतीय वन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2000 अप्रैल 2001 में लागू है। उत्तर प्रदेश में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये भी एक जो है जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर 1974 को वन विभाग, पहले ये विभाग दूसरे विभाग में मर्ज था, यानी स्वतंत्र रूप से वन विभाग जो है पहली बार कब बना? 75 में। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में अगर आपसे कोई पूछे तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सीधा सा आपका उत्तर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वन जो है उष्णकटिबंधीय प्रकार के हैं और पर्णपाती वन हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा एरिया है तो इसमें नमी के आधार पर उनको 3 मुख्य भागों में हम बांटते हैं। एक को हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ट्रॉपिकल वेट वेस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरे को कहते हैं शुष्क यानी कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, और तीसरे प्रकार का उत्तर प्रदेश में जो वन है वो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाले वन या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी वाले भागों में पाए जाते हैं। इधर आप एक जो है एनसीईआरटी का एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें अगर हम उष्णकटिबंधीय वनों की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय वन देखिए इस कलर से दिख रहे हैं। ये कलर कौन सा है? ये वाला। ये कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है ये आप देख रहे हैं इधर गुजरात से ऊपर ये राजस्थान वाला एरिया, और इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी आपका आ जाता है। ठीक है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये सब जो है आपके जो है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट पे जो है ज़्यादा है। पर्वतीय वन आप देख रहे हैं ये है। और वेलांचली तथा अनूप वन ये आप जो है इसको जो ब्लैक कलर से है बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर से ये आप देख रहे हैं ये हैं। तो हमको जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, साथ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इनमें जो है शुष्क और नम 2 तरह के वन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं, तो भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं पूरे जो है सबसे ज़्यादा वन जो है उष्णकटिबंधीय कांटेदार पर्णपाती और कांटेदार वनों से ही है। मतलब अगर हम यूं कहें तो 70% से ज़्यादा एरिया इन्हीं वनों के अंदर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। ये वन जो है इनमें 70 से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जल की उपलब्धता के आधार पर इनको आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। आप इतना समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्द्र पर्णपाती वनों की बात करते हैं। ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो जैसे कि इसमें नाम आपका वेट जुड़ गया है। वेट का मतलब सामान्य भाषा में नम या गीला होता है। तो जहाँ पर नमी होगी, नमी कहाँ पर होगी? जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है ऐसे क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी ढालों और उड़ीसा आदि में पाए जाते हैं। पढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश में चलते हैं और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा है ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी शुष्क नम पर्णपाती या शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन। तो जो हिमालय का गिरिपथ क्षेत्र है और जो उत्तर प्रदेश का भाभर और तराई वाला क्षेत्र है
मोटा मोटा जो है मान सकते हैं ये क्षेत्र जो है इसमें जो है ये वन ज़्यादा पाए जाते हैं। अब शुष्क वनों की बात करेंगे कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो है जो गंगा यमुना का जो मेन मैदान है उसमें जो है ये इस एरिया में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक समान पाए जा रहे हैं, केवल आपको एक आइडिया देने के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र जो है शुष्क भी है और यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब शुष्क कटीली झाड़ीदार वाले जो कांटेदार या उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जिसको कहते हैं, या इंग्लिश में ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हम कह रहे हैं, वो कहाँ है, वो इधर वाला एरिया है, नीचे वाला जो उत्तर प्रदेश में पठारी या बुंदेलखंडी रीजन का ये एरिया है। इस एरिया में जो है कटीले कांटेदार वन पाए जाते हैं और इधर जो है मुख्य रूप से जो चंबल नदी का जहाँ प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर ये इनकी अधिकता होती है। तो ये अगर आपसे कभी कोई पूछ ले तो आप थोड़ा सा इसको जो है एक आइडिया दे सकते हैं। तो आगे चलते हैं, शुष्क पर्णपाती वन की बात करते हैं। यहाँ वर्षा कम होती है, कितनी होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन उत्तर प्रदेश के बिहार व मैदान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये मैदानी भाग है, जो गंगा यमुना का मैदानी भाग जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना दोआब, उस वाले रीजन में ये पाया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो वनस्पतियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पर पलास, अमलतास, बेल, खैर और ऑक्साइड के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों की बात कर लेते हैं। तो ये वन दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमी एरिड, सेमी एरिड यही नीचे वाला रीजन है जो मैंने आपको बताया, ये वाला रीजन इन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है। कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र ये होते हैं। और इनमें मुख्य प्रकार, अब जैसा जब यहाँ वर्षा कम होती है तो यहाँ बबूल, क्योंकि अगर आप कभी चंबल या चंबल नदी के आसपास आपने कभी विजिट किया होगा, इटावा औरैया उस तरह के कभी रीजन में गए होंगे, या जो आपका आगरा है उसके आउटस्कर्ट्स में, तो आप देखेंगे वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ पाई जाती हैं, बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, इस तरह के वृक्ष जो है ज़्यादा पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इन्हीं पर जो है कुछ और बात कर लेते हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती एवं तराई बावर क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें साल, गूलर, महुआ, बेल, पलास, सेमल, आंवला, बांस, जामुन, बेंत आदि पाया जाता है। तो ये सब अभी हम बात कर चुके हैं, थोड़ा सा उसका विस्तार है ये। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, महुआ, आम, जामुन, इमली एवं बबूल के वृक्ष मिलते हैं। नीम, पीपल, जामुन, शीशम, अवलतास के बेल आदि के शुष्क पर्णपाती वन में उत्तर प्रदेश के पूर्व, मध्य और पश्चिमी मैदान की क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वही जो गंगा यमुना का दोआब वन का झाड़ियाँ और घासें शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो बुंदेलखंड वाला रीजन है में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें इन वनों से राल एवं गोंद प्राप्त की जाती है। करते हैं अब उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कार्यक्रम और कुछ योजनाओं की चर्चा कर लेते हैं जो फैक्चुअल फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वन की योजना का प्रारंभ की गई थी। तो 1979 में उत्तर प्रदेश में सोशल फॉरेस्ट्री या सामाजिक वन की योजना लागू की गई थी। सामाजिक वन की होती क्या है, जैसा नाम है कि ये सोसाइटी द्वारा ही सोशल कॉज के लिए और सोशल लैंड पर की जाती है। तो सामाजिक वन की समाज के लिए, समाज के द्वारा समाज की भूमि पर वन उगाने या वनीकरण की योजना होती है। प्रदेश का पहला वन ग्राम सोनभद्र जनपद का वेलहत्ती को घोषित किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे वृक्षारोपण को वृद्धि करने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, ऑपरेशन ग्रीन योजना। सब पूछे जा चुके हैं प्रश्न। ये योजना कब शुरू की गई थी, 1 जुलाई 2001 को। इसके बाद अगली योजना अगर हम बात करें तो सामूहिक बीमा योजना वन श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई थी,
1989-90। जब इस तरह से लिखा जाता है 1989-90, इसका मतलब ये होता है कि ये वित्तीय वर्ष की हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कैलेंडर वर्ष की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर बांस के रोपण और वन सुधार के लिए प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों में 2007-08 में योजनाएं प्रारंभ की गई थी बांस रोपण की। आगे बढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट, हालांकि अभी नई तो कोई आई नहीं है, 2021 वाली ही हमारे पास अभी तक उपलब्ध है, और देखते हैं अगली रिपोर्ट कब आती है। तो उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट से केवल बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा जो आपके इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल कितना है। 14,818 स्क्वायर किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्रफल है, और पूरे भारत में ये दिया हुआ है, भारत का याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। वनाच्छादित क्षेत्रफल यानी जो फॉरेस्ट से कवर्ड एरिया है उसका प्रतिशत कितना है पूरे भौगोलिक क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र कितना है, ये दिया गया है ना, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसके परसेंटेज के टर्म्स में इसको निकालेंगे तो कितने परसेंट आएगा, 6.15%, जिसकी अभी हमने शुरुआत में भी चर्चा की गई थी। तो 6.15% जो फॉरेस्ट कवर का परसेंटेज है, इसको आपको याद रखना है। आपसे यही सब पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। पूरे भारत में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 21.71% जो है फॉरेस्ट कवर है टोटल भारत के जो भौगोलिक एरिया है उसका। फिर अगर प्रति व्यक्ति औसत वन क्षेत्र यानी एक व्यक्ति पर जनसंख्या के अनुसार, तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार इन्होंने निकाला होगा, तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम आता है, 0.009 आता है, और देश में अगर हम बात करें तो 0.06 आता है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या घनत्व वन क्षेत्र, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मैं आपको केवल उतना ही बताना चाहता हूँ जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा कभी कभी बहुत बोझिल हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। पूरे भारत में इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो 7.33% है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल। कुल वन क्षेत्र अभी हमने बात की, और इसमें जो है अब वन क्षेत्र जो होता है उसको डेंस फॉरेस्ट और वेरी डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब्स यानी झाड़ियों में, 4 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। तो हम इसका कुछ इसमें से याद या रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक आपको बताने के लिए कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कैटेगरी जो होती है VDF, वो उत्तर प्रदेश में 1.09 है। फिर मध्यम सघन वन यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात आ गई तो ये 1.67% है। ओपन फॉरेस्ट उत्तर प्रदेश में 3.39% है। स्क्रब्स जिसमें झाड़ियाँ और छोटे पौधे आते हैं वो 0.23% है। और ये ऐसा डेटा नहीं है जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, बहुत ज़्यादा इसकी संभावना नहीं है। तो हम आगे मूव करते हैं। जो आपका मेन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या है कि प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण का प्रतिशत कितना है, तो आपको बताना होगा 6.15%। 2019 की तुलना में क्षेत्रफल में बदलाव कितना आया है, 2019 में जो रिपोर्ट आई थी और 2021 में जो आई थी, तो ज़्यादा वन क्षेत्र नहीं बढ़ा है, 12 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है, सहारनपुर में। कितनी की गई है इसका जो है याद करने की या इसकी लोड लेने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पर आई है, सोनभद्र में आई है वन क्षेत्र में। 2019 की तुलना में प्रतिशत में कितना बदलाव आया है, तो अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव में है, 0.08% परसेंटेज जो है बढ़ा है। अब वृक्ष आवरण की बात कर लेते हैं। ये सब तो फॉरेस्ट कवर की हो गई। अब हम ट्री कवर, वृक्ष आवरण को इंग्लिश में क्या हम कहेंगे, ट्री कवर। ट्री कवर में जैसे शहरों में आपने देखा होगा कि डिवाइडर रोड पे बीच में जो वृक्ष होते हैं वो भी सब काउंट हो जाते हैं। ये सब सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा जो है देहरादून के जो IFSR उसके द्वारा जो किया जाता है, इंडियन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा, IFSI के द्वारा। तो कुल क्षेत्रफल वृक्ष आवरण का कितना है ट्री कवर का, 7,421 है। और भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत के रूप में देखें तो 3.08% है। ये केवल ट्री कवर है उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। अभी कुछ प्रश्न इस तरह से उत्तर प्रदेश से पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक वन आवरण, सर्वाधिक वृक्ष आवरण कहाँ पर है, कितना है।
तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले यानी फॉरेस्ट कवर वाले एरिए, नंबर 1 पे सोनभद्र जिला आता है, नंबर 2 पे लखीमपुर खीरी, नंबर 3 पे मिर्जापुर, नंबर 4 पे पीलीभीत, नंबर 5 पे चित्रकूट। पूरा याद रख सकें तो पूरा याद रखिए, नहीं तो कम से कम ऊपर के 3 याद रख लीजिए। सबसे कम वन कहाँ पर हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? भदोही में है। छोटे जिले भी हैं ये, मऊ में है, तीसरे नंबर मैनपुरी है। पूरी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। पढ़ते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत। वन क्षेत्र प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए किसी जिले का एरिया जो है कितना है, 100 स्क्वायर किलोमीटर है। 100 स्क्वायर किलोमीटर किसी जिले का एरिया है। अब इसके प्रतिशत के रूप में यहाँ पर कितना वन है ये देखेंगे। पहले हमने क्या देखा कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में मान लीजिए 35 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर वन है, तो उस अनुसार हमने पीछे का ये देखा। अब हम देखेंगे कि 100 स्क्वायर में अगर 35 स्क्वायर किलोमीटर तो कितने परसेंट हुआ? 35% एरिया हुआ। तो परसेंटेज के आधार पर अगर देखेंगे तो सोनभद्र में 35.29% जो है क्या है, वन क्षेत्र प्रतिशत है। इसी तरह से नंबर 2 पे चंदौली आ जाएगा, नंबर 3 पे चित्रकूट आ जाएगा, फिर पीलीभीत, श्रावस्ती। तो बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, पूछा जा सकता है, तो ये पहला वाला जरूर याद रखें। उसके बाद न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत की बात करेंगे तो संत रविदास नगर है, जिसको हम भदोही के नाम से आज की डेट में जानते हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा कर लें जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण संबंधी एक हरित पट्टी योजना, जिसको ग्रीन बेल्ट स्कीम कहते हैं, ये कब शुरू की गई थी? 2012-13। तो बिल्कुल सीधा सीधा फैक्ट के रूप में इसको याद कर लीजिए। आएगा तो ऐसे ही आएगा, बाकी इससे कुछ नहीं आएगा। लखनऊ नगर में सुंदरीकरण के लिए एक लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना शुरू की गई थी, जो बाद में एक मॉडल के रूप में विकसित हुआ। तो पूछा जा सकता है कि कब शुरू हुई थी? 2004-5 में चल रही है, अभी तक चली रही है। उसके बाद जो है ईंधन और चारा प्रोजेक्ट एक शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लोगों के लिए। तो वो कब शुरू हुई थी? 1990-91 में शुरू हुई थी। ये केंद्र राज्य भागीदारी से संचालित हो रहा है। इसके बाद राज्य जैव विविधता बोर्ड यानी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2007-8 से इसका संचालन चल रहा है, जिसका सीधा सीधा मोटिव है क्या? बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। उसके बाद हम बात करें तो एक वन सुरक्षा योजना चलाई गई है, जिसका सन तो नहीं स्पेशली मेंशन किया गया क्योंकि अलग अलग सालों में शुरू हुई है। ये 27 जिलों में आज की डेट में चल रही है। एक उत्तर प्रदेश में योजना चलती है जिसका नाम है वृक्ष प्रतिपालक एवं वृक्ष मित्र योजना। ये आपसे पूछी जा सकती है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो गांव और शहरों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई थी। एक वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है जिसमें पुरस्कार दी जाती है। ये 2007-8 से इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें वृक्षारोपण एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने वाले नागरिक या संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाता है। एक और पुरस्कार है वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012। तो 2012 से दिया जा रहा है, इसमें नाम में ही लग गया है 2012, तो आप ध्यान रखिएगा 2012 से ये शुरू किया जा रहा है। अब इसके तहत जो भी व्यक्ति चयनित होता है उसको 1 लाख रुपए तथा अगर संगठन कोई चयनित होता है तो उसको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक वन प्रशिक्षण संस्थान है, फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये वन प्रशिक्षण संस्थान? कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा, 1988 में। कहाँ पर है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कानपुर में है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें। वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कानपुर में 1970 में राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, क्या नाम है? राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला। कहाँ पर है ये? कानपुर में है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे वर्ष 1993 में राज्य वन अनुसंधान संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक और योजना चली थी, टोटल फॉरेस्ट कवर। ये कब शुरू हुई थी? 2014-15 में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन यानी ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट योजना कब शुरू हुई थी?
1992 में। सीधे सीधे फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैक्सिमम तो इसमें से पूछे ही जा चुके हैं। 1935 में उत्तर प्रदेश के वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पहली बार जो है राजकीय संपत्ति, इसीलिए जो है आप अगर किसी सार्वजनिक वृक्ष को जो पब्लिक सेक्टर की है, सरकारी है, काटते हैं तो आपको जो है विभिन्न धाराओं में जो है आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और बाकी दंड तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं वन महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जुलाई में मनाया जाता है, ये आप जानते ही होंगे। तो इसकी शुरुआत पहली बार कब हुई थी? 1952 में हुई थी। इसके बाद यूकेलिप्टस को जो है पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है, ये आपने सुना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भूमिगत जल का बहुत ज़्यादा दोहन कर लेता है, तो इसीलिए यूकेलिप्टस को जो है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था और यूकेलिप्टस को लगाने के लिए सरकार अब उसका प्रमोट नहीं करती है उसको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं। ऐसा ना सोचिएगा सवाना केवल देश के बाहर ही मिलती हैं। तो कभी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में सवाना कहाँ मिलती हैं, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में सवाना प्रकार की लंबी लंबी घासें मिलती हैं। उत्तर प्रदेश का जो बरेली है, पीलीभीत, मेरठ, बदायूं, बिजनौर, सहारनपुर जिले हैं, यहाँ वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए हाईटेक नर्सरी विकसित की गई है, जहाँ पर जो है वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौध को जो है उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान की शुरुआत की गई थी 7 नवंबर 2015 को। ये सब ऐसी योजनाएं हैं कभी पूछी भी जा सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रहेंगी तो अच्छी है। जो कागज़ का मेन प्रोडक्शन होता है, आप जानते हैं कागज़ जो है एक वन की ही उपज है, मतलब इसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ते हैं, पेड़ों से ही कागज़ बनता है। तो उसका एक प्रमुख केंद्र क्या है? सहारनपुर है। सोनभद्र व वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं और मेरठ में खेल का सामान बनाया जाता है। ये भी सभी जो है क्या हैं? वन उपज पर ही आधारित उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः सागौन, ढाक, महुआ, सलाई, चिरौंजी तथा तेंदू के पत्ते पाए जाते हैं। इनका बहुत व्यावसायिक यूज है। और तेंदू का पत्ता जो खासकर होता है, तो ये जो बीड़ी पी जाती है तंबाकू वाली, इसमें जो है बीड़ी का जो रैप होता है ऊपर, जिस बीड़ी इसी में लपेट कर मतलब दी जाती है, तो बीड़ी बनाने में काम आता है। ये भी एक जो है कुटीर उद्योग के रूप में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 प्रकार के वृक्ष मिलते हैं जिनसे लकड़ियाँ प्राप्त की जाती हैं। दोस्तों, काफ़ी सारे हम लोगों ने फैक्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अब फैक्ट का सिलसिला ख़त्म हो गया है। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हुआ और 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत मस्त होके आपको सारे फैक्ट तैयार हो जाएंगे। और बिल्कुल तनाव ना लीजिए, अगर इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो इसी लेक्चर के अंदर से आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की
आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर RO फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी।